आज की पहली बहुत ही बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश में खुलेआम इज्जत लूटने की कोशिश, पुलिस देख रही तमाशा, वीडियो कैमरे में कैद। और दूसरी बहुत ही बड़ी खबर में आपको बताएंगे, लोकतंत्र बचा सकने वाली अकेली संस्था ही इसका गला घोटने में मदद कर रही है। मगर खबरों का आगाज करने से पहले अगर आप भी मेनस्ट्रीम मीडिया का जमकर विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हेलो, राम राम साथियों, मैं डॉक्टर संगीता दहिया रोहतक गेट पे भिवानी खड़ी हुई हूँ और दादरी से मैं जाने लग रही थी, हिसार जा रही थी। मैं इलेक्शंस के लिए आई हुई हूँ जैसे कि आप सभी को पता है, और मैं अभी भिवानी में रोहतक गेट पे खड़ी हुई हूँ। और रास्ते में मेरे साथ एक अपना भाई था जस्सी, उसने मेरे को ड्रॉप किया। मेरी गाड़ी हिसार खड़ी हुई है अपना सिसाई गांव में, सिसाई गांव के सरपंच बलबीर सियाग जी वहाँ पे। और मैं यहाँ से गुजर रही थी, रात हो गई थी, 12-1 बज गए थे। मैं भाई मैं होटल ले लूँगी। मैंने मेरे पार्टनर है उनको फ़ोन किया, मैं आप होटल बुक करवा दिए। ये फैक्ट्री उन्होंने होटल बुक करवाया। मैं होटल में आई, मेरे को होटल अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि भाई मेरे लेवल का नहीं, अजीब सा होटल था। मैं नीचे उतर आई और मैं नीचे उतर के आई तो 2 लड़के ने सरिया मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की। होटल का ओनर है, मैं कहा भैया मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं जा रही हूँ। मेरे सरिया मेरे कपड़े फाड़ दिए, मतलब मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की। उसके बाद मैंने पुलिस वाले सामने पीसीआर खड़ी थी भिवानी में, पीसीआर वालों को बोला, 4 पीसीआर लड़के पुलिस वाले यहाँ पे खड़े थे। पुलिस वालों के आगे होटल का मालिक या जो भी यहाँ पे काम करता है, जो भी बंदा था, वो यहाँ से मेरे आगे अपनी स्कूटी लेके पुलिस वालों के आगे चला जाता है और पुलिस वालों ने उसके पकड़ने तक की कोशिश नहीं की। छोटी बात नहीं है ना भाइयों ये कि कोई सरेआम किसी लड़की के कपड़े फाड़ने की कोशिश करेगा, इतनी बदतमीजी करेगा। और पुलिस प्रशासन के आगे वो बंदा ऐसे भाग जाएगा। होटल में सीसीटीवी फुटेज, 1 मिनट रुक जाओ। उसके बाद पुलिस यहाँ पे खड़ी है। मैं इतनी देर से इन लोगों को एक बात कहने लग रही हूँ कि इस होटल के मालिक को कॉल करो, सीसीटीवी फुटेज यहाँ की देखिए। पिछले आधे घंटे से ये कह रहे एफआईआर लिखवाओ। मैं नुको यो इतने बड़े बाप का बेटा है होटल वाला, यो नुका मेरे मंत्री आगे लिंक इसके अंदर होटल में जामे जब हरियाणा के सारे मंत्रियों के साथ इनके फोटो हैं। ये कह रहे हैं कि हम 18 में आ रहे थे बाल निपाटन तो नुआ छोरियां छेड़ांगे। ठीक है भाइयों, तो नुआ छेड़ेंगे तो थारी भाण खड़ी हाड़ क्या करना चाहिए तुम तय कर लो और सारे के सारे मैंने बता दो इन गला क्या करना है। ये पुलिस खड़ी है सारे लाइन में और इनके पुलिस वालों के आगे वो बंदा यहाँ से भाग गया। और ये होटल है भिवाड़ी में, गॉड गेस्ट हाउस है। अब तुम समझ जाओ भाई ये हादसा क्या थी यार, क्या थी नहीं होना चाहिए। और ठीक है भाई, तो सारे के सारे भाइयों को यही कहूंगी, इस चीज को इतना शेयर करो, अपने अपने लेवल पे डीजी साहब से बात करो, सीएम साहब से बात करो, आप सभी को पता। इतना इस बात को उठाओ सारे हरियाणा की मीडिया। मैं क्योंकि यहाँ पे मेरे फोन की बैटरी खत्म है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे मीडिया साथी मेरे को जानते अच्छे से, भाई मेरे साथ पर्सनल हादसा हुआ है। मेरी सिर्फ एक डिमांड है हरियाणा सरकार से, यहाँ पे आके सीसीटीवी फुटेज चेक की जाए, जितनी जल्दी हो सके सीसीटीवी फुटेज चेक की जाए ताकि पता चले किसकी गलती है किसकी गलती नहीं। और गलती की बात भी नहीं है, सरेआम 2 लड़के शराब पी के धक्के मारे, कपड़े फाड़ने की कोशिश करे। लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए हरियाणा में। अगर मेरे जैसी सक्षम लड़की के साथ ये हाल है तो आम घर की बेटी तो जलील करके रोज बलात्कार करेंगे। यहाँ पे गदर हो गया कि देश में। यही रिक्वेस्ट है साथियों, जल्दी से जल्दी पहुंचो यहाँ पे। और अब लोकतंत्र बचा सकने वाली अकेली संस्था इसका गला घोटने में मदद कर रही है। भारत में अक्सर न्यायिक आज़ादी के रास्ते में कार्यपालिका और कभी कभी विधायिका द्वारा बाधा डालने की संभावनाएं देखी जाती हैं, लेकिन जब न्यायपालिका के भीतर के लोग ही अन्य शाखाओं के सामने झुक जाते हैं तो स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। आज मैं जिस विषय पर बोलने आया हूँ, मेरा मानना है वह हमारे समय का सबसे परेशान करने वाला सवाल बनकर उभरा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट का पतन एक पूर्व जज के तौर पर और कुछ नहीं तो कम से कम खतरे की चेतावनी देना मेरा फर्ज बनता है। राजनीतिक विचारक एडमंड बर्क ने कहा था कि जजों को इसलिए प्रशिक्षित किया जाता है
ताकि वे कुशासन की पहचान कर पाए और ख़ास तौर पर हर सियासी बयार में छिपी दमन की आहट को सूंघ सके। हमें ऐसे ही कोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से आज हमारे पास ऐसा कोर्ट नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट का इतिहास काफ़ी शानदार रहा है, जिस पर इसे गर्व होना चाहिए। केशवानंद भारती मामले में 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने जैसी नेतृत्व क्षमता दिखाई, जिसमें बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया गया था और संविधान को फिर से न्यायिक निगरानी में ले आया गया था, वह कोर्ट की क्षमता का बस एक चमकदार उदाहरण है। निश्चित ही ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि कोर्ट ने खुद को संविधान के तार्किक प्राथमिक रक्षक और इसके व्याख्याकार और अभिभावक के तौर पर स्थापित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शुरुआत एक निष्क्रिय कोर्ट के तौर पर की, धीरे धीरे मगर यकीनी तौर पर एक संस्थान के तौर पर राष्ट्र के प्रशासन में अपनी भूमिका समझकर इसने अपने प्राधिकार का विस्तार किया और इस तरह से भविष्य में एक एक्टिविस्ट की भूमिका के लिए खुद को तैयार किया। केशवानंद भारती मामला इन सबका प्रस्थान बिंदु था। बाद के वर्षों में ऐसे कई फैसले आए जिसने सुप्रीम कोर्ट की पहचान को और पुख्ता किया। इनमें से कुछ उल्लेखनीय वाद थे मेनका गांधी, फ्रांसिस कोरेली मलिन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी आदि, जिनमें अनेक प्रकार से सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत स्थापित किया गया और संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल अधिकारों के दायरों को बढ़ाया गया। जनहित याचिका के आविष्कार ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसे समाजवादी न्यायिक युग कहा जाता है, जहां कोर्ट की एक्टिविस्ट की भूमिका अहम हो गई। 1990 के उत्तरार्ध में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसने पर्यावरणीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के अहम सवालों का निपटारा करने के लिए अपेक्षाकृत अनदेखे इलाकों में पहल की। ऐसा करते हुए यह कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में भी दाखिल हुआ, जिसके लिए इसकी चौतरफा आलोचना हुई। यह आलोचना गैर जरूरी नहीं है और भले इसके अपने फायदे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ मौकों पर PIL का दुरुपयोग भी किया गया, मगर यह इस बारे में बात करने की जगह नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के खाते में उतार चढ़ाव नहीं आए। सबसे कुख्यात तरीके से ADM जबलपुर मामला कोर्ट के अपने रास्ते से भटक जाने का क्षण था और इसके बाद के वर्षों में संस्थान की प्रतिष्ठा को फिर से बहाल करने की कोशिश पूरी शिद्दत के साथ की गई। 1980 और 1990 के दशक में इसकी प्रतिष्ठा ने फिर से पलटी खाई और एक संक्षिप्त दौर के लिए ऐसा लगा कि कोर्ट ने एक सजग संतरी की भूमिका फिर से इख्तियार कर ली है, जैसा बने रहने की उम्मीद पहली पीढ़ी के जजों ने की थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम एक बार फिर पीछे की ओर लौट गए हैं और आपातकाल की दुर्घटना फिर से ना दोहराई जाए, इसलिए हमें तत्काल नींद से जगाए जाने की जरूरत है। आप यह सवाल कर सकते हैं कि यह सब बताने की क्या प्रासंगिकता है। कागज पर हम एक उदारवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, जिसके सभी चक्के अपनी जगह पर सलामत है। हमारे पास मौलिक अधिकार है जो अभेद से दिखने वाली दीवार के पीछे महफूज है। शासन की संसदीय प्रणाली शक्तियों के विभाजन और केंद्र और राज्यों के बीच जिम्मेदारियों के परिसंघीय बंटवारे के तौर पर हमारे पास एक ऐसा तंत्र है जो अनेक लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण है। कागज पर सर्वशक्तिमान कार्यपालिका को जनता के प्रति विधायिका के मार्फत और संविधान और कानून के शासन के प्रति न्यायपालिका के मार्फत जवाबदेह बनाया गया है। साथ ही महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग, भ्रष्टाचार निरोधी निकायों और इनके अलावा प्रेस, अकादमिक जगत और सिविल सोसाइटी के मार्फत से भी जवाबदेह बनाया गया है। लेकिन याद रखिए, दुर्भाग्यजनक ढंग से यह सब सिर्फ कागज पर है। आज भारत में हर संस्थान, व्यवस्था या उपकरण जिनकी तामीर कार्यपालिका की जवाबदेही तय करने के लिए की गई थी, उन्हें योजनाबद्ध ढंग से नष्ट किया जा रहा है। यह ध्वंस 2014 में भाजपा सरकार के शासन में आने के बाद शुरू हुआ। इसकी तुलना अक्सर लोग अतीत में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किए गए ध्वंस से करते हैं, लेकिन तुलनाएं गलत होती हैं। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।